नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। तानाशाह को लगता है कि उसकी तानाशाही चलती रहेगी, जनता आवाज नहीं उठाएगी। मगर जेपी मूवमेंट भी ऐसे ही शुरू हुआ था। छोटी सी घटना ने विकराल रूप ले लिया था। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस एक नाकारा व्यक्ति के रूप में साबित हुई। तमाम मुद्दों पर सवाल देने का जवाब देने की जगह राजीव कुमार शेरो शायरी पढ़ते रहे। कुछ नहीं बताया कि ईवीएम के घोटाले की बात क्या है, फॉर्म 17 ए का खेल क्या है, वोटर लिस्ट में अचानक वोट चेंज कैसे हो जाते हैं, मतदान प्रतिशत इतना कैसे बढ़ जाता है। केवल शेरो शायरी पढ़िए, बातें सुनिए, और हो सकता है राजीव कुमार को कुछ दिनों बाद आप संसद या विधानसभा में देखें। जो भी साहिब का गुलाम होता है उसको इसी तरह ताजपोशी करा देते हैं साहिब। एक तरम गोगोई साहब आपको याद होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जज, राज्यसभा भेज दिए गए। हो सकता है राजीव कुमार भी उस कतार में हो। अभय दुबे जी के संग रोज शो करता हूँ। मैंने अभय दुबे जी से तमाम सवाल पूछे हैं, बेहतरीन जवाब है। मैंने पूछा है योगी आदित्यनाथ की अब मिल्कीपुर विधानसभा, अयोध्या की एक विधानसभा का उपचुनाव डिक्लेयर हो गया है। बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है ये। कुछ दिन पहले 1,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन मिल्कीपुर के लिए कि 1,000 करोड़ खर्च करा लो, 2,000 करोड़ खर्च करा लो। अब अयोध्या मत हरवाना, क्योंकि अयोध्या हारने के बाद पूरे देश और पूरी दुनिया से बड़ी गालियां पड़ी हैं बीजेपी को। तो क्या होगा, योगी आदित्यनाथ का भविष्य कैसे जुड़ा है मिल्कीपुर से, इन तमाम विषयों पर अभय द्विवेदी जी से बातचीत करेंगे। बहुत शानदार बातचीत है, जरूर सुनिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, अरविंद केजरीवाल की पूरी टीम, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण लोगों की टीम, मनीष सिसोदिया, आक्षी, सत्येंद्र जैन, सौरभ जी, इन सब लोगों ने मिलकर तय किया कि हम लोग एक साथ बैठकर किसी चैनल को, टीवी चैनल को नहीं, किसी यूट्यूबर को नहीं, सिर्फ 4 पीएम को इंटरव्यू देंगे। ये इस तरह की पॉलिटिकल पहली घटना थी। इससे पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये विचार नहीं किया, किसी यूट्यूबर ने, किसी टीवी चैनल ने विचार नहीं किया। आपका अपना चैनल, सौभाग्य से 4 पीएम को उन्होंने सोचा कि अगर हम 4 पीएम में देंगे तो शायद सबसे ज्यादा देखेंगे जाएंगे, क्योंकि पिछले सवा साल से 4 पीएम देश में नंबर 1 बना हुआ है व्यूज के मामले में। बहुत शानदार इंटरव्यू लगा हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। जरूर देख के उसको बताइएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक शर्मनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी गई। शर्मनाक मैं इसलिए कर रहा हूं कि आयोग निर्वाचन आयुक्त से बहुत उम्मीदें थी। राजीव कुमार की ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जब आखिरी समय होता है, जिंदगी का नहीं नौकरी का, तो उस समय भी कम से कम आदमी सोचता है अंतर मन से, यार मैं रिटायर हो रहा हूँ, आने वाला इतिहास मुझे कम से कम ठीक मायनों में याद रखे कि एक ठीक निर्वाचन आयोग था। लेकिन भाई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेरो शायरी सुनाते रहे, ऐसा लगा किसी मुशायरे में बैठे हुए हैं हम। इतने सवाल थे, ईवीएम के सवाल थे, फॉर्म 17 ए के सवाल थे, वो शेरो शायरी में सुनाने में व्यस्त रहे। आपने बड़े गौर से देखी होगी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और पूरे देश ने देखी थी, क्योंकि बहुत उम्मीद थी कि ये जब दिल्ली विधानसभा का नतीजे से आने से पहले, चुनाव की घोषणा से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें देश के महत्वपूर्ण मुद्दे लिए जाएंगे, क्योंकि देश के जनमानस में ये बात अच्छी तरह से बैठ गई है कि देश में चुनाव ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, अगर राजीव कुमार जी के कार्यकाल के ऊपर विचार किया जाए तो केवल दो बातों को टटोलने से ही उनके पूरे कार्यकाल की तस्वीर सामने आ जाएगी। पहली यह है कि उनके पास कितनी शिकायतें गई, नंबर एक, इसका आंकड़ा निकाल के सामने आ जाना चाहिए। शिकायतें बड़े और कायदे से वो शिकायतों के आंकड़े देने में चुनाव आयोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, उन्होंने कितनी शिकायतों का जवाब दिया या निराकरण किया उन्होंने। तो आप पाएंगे कि जब भी ईवीएम के बारे में कोई शिकायत गई, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया। जब भी वोटों की गिनती के बारे में शिकायत गई, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया। जब भी भाजपा के नेताओं द्वारा सांप्रदायिक चुनाव प्रचार करने की शिकायत गई, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया। जब भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई शिकायत गई, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया। जब भी मतदाता सूचियों के बारे में कोई शिकायत गई, चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया या उसका हीला हवाला किया। पूरे राजीव कुमार जी के पूरे कार्यकाल का ये एक संक्षिप्त इतिहास है। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं केवल इन दो बातों को रेखांकित कर रहा हूं। ये एक ऐसा चुनाव आयोग है जिसको जब भी कोई शिकायत की जाती है और अगर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ है तो वो उसका जवाब ही नहीं देता है, और बदले में इस तरह की बातें करता है, शेर पढ़ने लगता है, कविता बोलने लगते हैं,
कुछ अपने आप को विक्टिम बना के ऐसा लगता है कि शिकायत करने वाले उनको तंग कर रहे हैं, शिकायत करने वाले उनको बदनाम करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की मुद्रा अख्तियार करते हैं। अब आप सोचिए, दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, आप उस चुनाव की तारीखों की घोषणा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में ही आपने जो अंतिम वोटर मतदाता सूचियां जारी की हैं, उनके ऊपर दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। अब क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो जो हंगामे से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आपत्तियां हैं, जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं, जो अविश्वास व्यक्त किया जा रहा है और चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास व्यक्त किया जा रहा है, उनकी कोई सफाई देते अपनी तरफ से? और बात कितनी भयानक है मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति 1000 से ज्यादा वोट काटने या जोड़ने की अर्जी देता है, एक व्यक्ति शायद 1800 वोट काटने या जोड़ने की अर्जी देता है, एक व्यक्ति, एक नाम से दी गई अर्जी। उस व्यक्ति के पास इतनी जानकारी कहां से आई? कहां से उस व्यक्ति ने वो जानकारी प्राप्त कर ली? चुनाव आयोग उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या गोपनीय नाम है? क्या वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला है? इसमें गोपनीयता कायम रखना बहुत जरूरी है। भाई, एक व्यक्ति ने फॉर्म 6 या फॉर्म 7 दिए चुनाव आयोग को, ढेर सारे फॉर्म 6 और फॉर्म 7 दिए, उस व्यक्ति का नाम बताने में क्या आपत्ति है? कुल 85 व्यक्तियों ने हजारों वोट काटने या जोड़ने की अर्जी दी, केवल 85 व्यक्तियों ने। जब पता लगाया गया तो उसमें केवल 18 व्यक्ति मिले। जब उनसे भी पूछा गया तो उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने अर्जी दी है। अच्छा, इसका सीधा मतलब है कि ये एक साजिश चल रही है। दिल्ली की जो वोटिंग डेमोग्राफी है, वोटरों की जो आबादी है दिल्ली की, उसकी संरचना बदलने के लिए एक नियोजित प्रयास चल रहा है, जो गैर कानूनी किस्म का प्रयास है, एक गोपनीय प्रयास है। भाई, हम वोट कौन से वोटर काटने के लिए अर्जी दी गई है, ये चीज गोपनीय नहीं हो सकती। कौन से नाम जोड़ने के लिए अर्जी दी गई है, ये चीज गोपनीय नहीं हो सकती। चुनाव आयोग उनको गोपनीय क्यों कर रहा है? और चुनाव आयोग इसका कोई जवाब नहीं देते। आप सोचिए, ये कितनी भीषण और भयानक बात है। सही बात है, तो आप एकदम खुलेआम बेईमानी कर रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं। अच्छा, अब जैसे आप जब बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछा जाता है टीवी पे कि भाई ये क्यों हो रहा है, तो कहने लगते हैं कि भाई आप ईवीएम पे, जब भी आप हारते हैं तो आप ईवीएम पे आपत्ति करने लगते हैं, और जीतते हैं तो आप चुप रह जाते हैं। ये सवाल ईवीएम का है ही नहीं। ठीक बात है। वोटर लिस्ट तो जब ईवीएम का नाम ही नहीं सुना गया था तब से चल रही है। वोटर पहले दिन से, जब चुनाव, बिना वोटर लिस्ट के चुनाव हो ही नहीं सकता। वोटर लिस्ट तो चुनाव, किसी भी चुनाव कराने का बुनियादी दस्तावेज है। आप गोल पोस्ट को शिफ्ट करते हैं, आप ईवीएम की बात क्यों करने लगते हैं? ईवीएम क्यों सवाल ही नहीं उठाया जा रहा? ईवीएम पर उठाए गए सवाल दूसरे हैं, उनके जवाब भी अभी तक नहीं दिए गए हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये तो मसला ईवीएम का नहीं है। हाँ। ये तो मसला चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्टें प्रकाशित करने का मसला है, अंतिम वोटर लिस्टें प्रकाशित करने का मसला है, वोटर लिस्टों की रिवीजन या संशोधन का मसला है। और उसको संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को किस तरह खुफिया तौर पर चलाया जा रहा है, गोपनीय तौर पर चलाया जा रहा है, साजिशन चलाया जा रहा है, इन आरोपों का मसला है। तो इसका जवाब कौन देगा अगर चुनाव आयुक्त नहीं देगा? आप देंगे क्या, या मैं दूंगा? कौन देगा जवाब? चुनाव आयोग को देना पड़ेगा, देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग के पास इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि सारे आरोप लगाए जा रहे हैं ये झूठे आरोप हैं, इन आरोपों में कोई दम नहीं है, तो चुनाव आयोग इस बात को साफ तौर पर कहे कि भाई ये आरोप झूठे हैं और इसलिए झूठे हैं। सच्चाई ये है। ये तो ये बात हो गई कि हमने जो करना था वो कर दिया। अब आप बकते रहिए, आप कहते रहिए, आप उछल कूद मचाते रहिए, आप आपत्तियां दर्ज कराते रहिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए हमारे ठेंगे पे। हमने जो करना था वो कर दिया, जाओ। अबे ये खतरनाक बात नहीं है? जनता को लगेगा कि उसके वोट का हक छीना जा रहा है, जनता सड़कों पे आती है। हमने जेपी मूवमेंट देखा है, छोटी सी बात पे शुरुआत हुआ, पूरे देश भर में मूवमेंट खड़ा हो गया। तो जनता बड़ी जागरूक है, उसको लगता है कि उसके संग खिलवाड़ हुआ है तो वो सड़कों पे भी आ सकती है। ये खतरनाक बात नहीं है? इस प्रक्रिया की शुरुआत हालांकि बहुत छोटे स्तर पर महाराष्ट्र में हो चुकी है।
महाराष्ट्र हाँ के दो ग्रामीण मतदाता मंडलों ने अविश्वास किया है कि जो वोट डाले गए हैं उसके ऊपर, और कहा कि हम मॉक पोल करके बताएंगे कि क्यों ये वोट जो चुनावी नतीजा आया गलत नतीजा है। उनकी आवाज को दबा दिया गया है क्योंकि केवल 2 ही गांव थे। अगर आप सोचिए, अगर महाराष्ट्र के 200 गांव ये कहते, या 1000 गांव ये कहते, या 500 गांव कहते, तो उसकी आवाज को कैसे दबाया जाता? पूरे हिंदुस्तान की नाक कट जाती, साथ में राजीव कुमार की नाक भी कट जाती, हालांकि उनकी तो पहले से ही कटी हुई है। आप सोचिए ना, ये क्या हो रहा है? ये खुलेआम नंगी बेईमानी हो रही है। लोकतंत्र की हत्या है सीधा मैं सीधा, उन ये तो लोगों इसे में से कहते हूं मैं उन लोगों में से हूं जिनकी कामना यह है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगने का मतलब यह है कि सारे देश के का लोकतंत्र के विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लग रहा है, पूरे देश की प्रतिष्ठा पर सवालिया निशान लग रहा है। राजीव कुमार भारत की लोकतांत्रिक इतिहास में एक ऐसे चुनाव आयुक्त के रूप में जाएंगे जिन्होंने चुनाव आयोग की सारी प्रतिष्ठा, जो कि टी एन शेषन के जमाने से धीरे धीरे जमा हो रही थी, बड़ी मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा, बिल्कुल नष्ट कर दी है, धूल धूसरित कर दी है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनका कोई समर्थन नहीं करता। यहां तक इस सवाल के ऊपर तो कांग्रेसियों ने भी आपत्ति की है दिल्ली में, केवल आम आदमी पार्टी नहीं की। संदीप दीक्षित वगैरह ने भी कहा है कि इसमें दाल में तो बहुत काला दिखाई पड़ रहा है। हाँ ठीक बात है, इस तरह का वोट काट दोगे। और केजरीवाल ने कहा कि पूर्वांचल के जो वोट हैं, पूर्वांचल और झुग्गी झोपड़ी वाले हाँ। जानबूझ के ये वोट काटे गए हैं कि ये वोट बीजेपी के अगेंस्ट है, इन वोटों को काट दो। अच्छा, अब ये जो अब नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र है, जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा की थी, नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में सरकारी कर्मचारी बहुत रहते हैं। इन्होंने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को वोट नहीं दिए थे। हाँ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी, लेकिन नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को लीड मिली थी, उसको बढ़त प्राप्त हुई थी। अब उसमें वहां से अरविंद केजरीवाल लड़ते हैं, इन्हें अरविंद केजरीवाल को हराना है, इसलिए कम से कम 6-7% वोटों का घपला नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूचियों में किया गया है। देखिए, ये एक समय ऐसा आएगा जबकि वोटर जो है वो इस तरह के चुनाव आयुक्तों के गिरेबान पकड़ के झकझोरेंगे और पूछेंगे कि भाई तुमने ये ऐसा क्यों किया। यही तो मैं डर रहा हूं कि जनता अगर सड़कों और पे बहुत जल्दी आप देखिए, अभी रिटायर हो जाएंगे। आप देखिए, क्या इनका भारत में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड तो होता नहीं है कि रिटायरमेंट के 2 साल तक आपको कोई पद नहीं मिलेगा, ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, या 6 महीने तक कोई पद नहीं मिलेगा। बहुत से मामलों में ये कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, ये तो कोई है नहीं पीरियड यहाँ पे। ये तो हो सकता है कि बहुत जल्दी कहीं चुनाव लड़ते हुए नजर आए, हो सकता है इन्हें किसी आयोग में दे दिया जाए या उन्हें कुछ और बना दिया जाए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन साहब की विश्व गुरु जी की मर्जी है, और ना ईडी के संजय मिश्रा क्या क्या नहीं किया उन्होंने साहब के लिए। उस समय तो ये लग रहा था संजय मिश्रा को बड़ी ताकत दे दी जा रही है, आजकल संजय मिश्रा ढक्कन हो गए, गायब हो गए, याद ही नहीं है संजय मिश्रा कहाँ चले गए। तो राजनीतिक निष्ठा, पूरी निष्ठा में अगर जरा सी भी 10% कम रह जाए साहब के प्रति, तो फिर आप ठिकाने लगा दिए जाते, बर्फ में दबा दिए जाते हैं, याद ही नहीं आता आपको है। लेकिन दिल्ली के चुनाव से पहले कितनी बेवकूफी कर रही है सरकार, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर यह जी था। आशी ने आरोप लगाया कि कल रात को उनका घर खाली करा दिया गया। चुनाव सिर पर है, मुख्यमंत्री का घर कैंसिल करा रहे हो, घर खाली करा रहे हो। आपके विधुड़ी जैसे नाकारा नेता उस मुख्यमंत्री के पिता पर सवाल उठा रहे हैं। किसी महिला के लिए इससे खराब बात क्या होगी कि आप उसके पिता पे कह रहे हो उसने अपना बाप बदल लिया। आशी रो पड़ी, उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये जो घर खाली कराने वाले इस तरह के मुद्दे हैं, क्या बीजेपी को नहीं पता ये उल्टा रिवर्स करेंगे, उल्टा नुकसान पहुंचा देंगे? क्यों, कौन ऐसी सलाह देता है बेवकूफी का काम करने की? देखिए, नरेंद्र मोदी को 2 लोग बहुत प्रिय है। अगर कोई कार्टूनिस्ट चाहे तो कार्टून बना सकता है। एक हाथ में तो एक सीने के एक हिस्से से वो रमेश विधोड़ी को लगाए हुए हैं और दूसरे हिस्से से ब्रजभूषण शरण सिंह को लगाए हुए हैं। ये दोनों व्यक्ति महिलाओं को बड़ा सम्मान करते हैं, ज्यादा ही करते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। नरेंद्र मोदी भी महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। इन दोनों लाडलों को वो अपने साथ रखते हैं हमेशा, नरेंद्र मोदी। इनको कोई सजा नहीं दे सकते, वो कुछ भी हो जाए। तो अच्छा, अब आप पूछ सकते हैं कि भाई भाजपा ऐसा क्यों करती है? क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है कि इस प्रकार की बातें कहने से जनता नाराज नहीं होती।
इस प्रकार की बातें कहने से उनकी चुनावी संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर जरा भी इस बात का उन्हें एहसास होता कि डर होता कि इनकी चुनावी संभावनाओं पर असर पड़ता है, तो अभी तक उन्होंने रमेश विधुड़ी की छुट्टी कर दी होती। आज से 30-40 साल बाद जब हम लोग शायद इस दुनिया में होंगे नहीं पता है, उसके बाद उस वक्त बच्चों से अगर पहेली पूछी जाएगी कि भारतीय लोकतंत्र का सबसे अशिष्ट व्यक्ति आज तक कौन हुआ है, तो वो जो सूची पेश करेंगे उनमें सबसे शीर्ष पे रमेश विधुड़ी प्रतियोगिता कर रहे होंगे कि शीर्ष पे हो रहेंगे या कोई और रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एकदम ठीक कह रहे हैं। ये स्थिति है इन लोगों की। बिल्कुल ठीक है ना, ये बड़ा शर्मनाक दृश्य भी सामने आता है। दिल्ली के चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये हुआ कि जब नाम अनाउंस हुआ, उधर अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि वो आम आदमी पार्टी को खुलेआम समर्थन करेंगे। अखिलेश यादव तो एकदम बैटिंग करने में मूड में आ गए कि कांग्रेस से भी सीधा मोर्चा लेके वो केजरीवाल को समर्थन करेंगे। और दिल्ली में समाजवादी पार्टी की भी ठीक-ठाक स्थिति है, पूर्वांचल के वोटों में खास तौर से। ये जो अचानक इतनी तेजी के साथ अखिलेश यादव ने घोषणा करी है, राजनीति के इसके मतलब क्या है? राजनीति निहितार्थ इसका क्या है? मतलब ये है संजय जी, इसका मतलब सीधा है, इसमें ज्यादा बहुत पेचीदगी नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है वो मुख्य तौर पर एक राष्ट्रीय पार्टी और बाकी क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है। समाजवादी पार्टी और राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, उनके कुछ विधायक भी हैं और राज्यों में, लेकिन मुख्य तौर पर वो उत्तर प्रदेश की पार्टी है। उसकी सारी ताकत जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलती है। और आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली की पार्टी है, पंजाब में भी उसका प्रभाव है और राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, लेकिन दिल्ली उसका लॉन्चिंग पैड है। और अखिलेश इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, अखिलेश क्या सब लोग इस बात को जानते हैं कि दिल्ली में भाजपा को कोई हरा सकता है तो आम आदमी पार्टी हरा सकती है, कांग्रेस नहीं हरा सकती भाजपा को। जिस पार्टी को पिछले चुनाव में 4.25% वोट हुए थे उस पर भरोसा करेंगे, मिले थे उस पर भरोसा करेंगे, जिसको 55% वोट मिले थे उस पर भरोसा करेंगे? ठीक बात है। मतलब किस पर भरोसा करेंगे? अखिलेश कांग्रेस का समर्थन कैसे कर सकते हैं, या कोई और पार्टी कांग्रेस का समर्थन कैसे कर सकती है? कांग्रेस के पास तो कुछ है नहीं। कांग्रेस तो अपने वोटों को अगर 3 या 4 गुना कर ले तो वो क्या करेगी? उसमें खुद नहीं जीतेगी, वो भाजपा की सीटें बढ़वा देगी। कांग्रेस दो ही नतीजों के लिए अभिशप्त है, या तो उसके 4.25% या उससे भी कम हो जाए वोट, 4% या 3.5% वोट रह जाए, या वो 10 या 12% वोट बन करके भाजपा के कुछ और उम्मीदवारों को जितवा दे। कांग्रेस को ना कुछ मिलने वाला है इस चुनाव में। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी रणनीतिक गलती होगी ना, अगर ये ऐसे नतीजा रहा, मान लीजिए उसको कम वोट मिले तो भी, और उसकी वजह से बीजेपी जीती तो भी, दोनों स्थिति में कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा ना। और देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो विपक्ष की एकता थी, विपक्ष की एकता को भी काफी नुकसान हुआ है। जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से, देखिए आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के नेताओं को कोई गाली गलौज नहीं किया। गाली गलौज की शुरुआत अजय माकन ने की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल को फर्जीवाल कहा, उनको राष्ट्र विरोधी बताया। तब संजय सिंह ने यह कहा कि अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो हम ये मांग करेंगे, या तो आप अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, या मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से बाहर निकाला जाए। ये बढ़िया बात है। कांग्रेस आला कमान के कान पे जू नहीं रहेगी, क्यों? कांग्रेस आला कमान को लग रहा है कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी तरीके से हार जाए, चाहे भाजपा ही भले क्यों ना जीत जाए, भाजपा ही जीतेगी अगर आम आदमी पार्टी हारेगी तो, अगर आम आदमी पार्टी हार जाए तो शायद पंजाब की राजनीति में भी कमजोर हो जाएगी, फिर कांग्रेस की वहां वापसी हो जाएगी, क्योंकि वहां भाजपा उसके मुकाबले में है नहीं। अकाली दल कमजोर है और आम आदमी पार्टी ने बीच में से अपना उभार करके कांग्रेस का खेल खराब कर दिया है। ये पूरी बात किसी तरीके से प्रताप सिंह बाजवा और अजय माकन जैसे लोगों ने मिलकर भाजपा कांग्रेस के आला कमान के कानों में फुसफुसा दी है, और उनको लग गया है कि ये काम करना ठीक रहेगा। महीने भर की बात है, भाजपा को जिताने का आरोप लगेगा, थोड़े दिनों में लोग भूल जाएंगे। संजय राउत ने कहा भी बातें भूली नहीं जाती, हम लोग बार बार इस तरह की बातों को याद दिलाएंगे। देखिए सब, अभी जब चुनाव का नतीजा आएगा तो एक एक निर्वाचन क्षेत्र का विश्लेषण करके पता लगा दिया जाएगा कि यहाँ कांग्रेस ने भाजपा को जिताने की भूमिका निभा पाई या नहीं निभा पाई। आप बच नहीं सकते उन आलोचनाओं से। अच्छा, इसके उलट अगर अरविंद केजरीवाल एक प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर लेते हैं, तो आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में
जैसे नाम चला था ममता बनर्जी का, अरविंद केजरीवाल का भी चल सकता है कि एक बढ़िया रणनीतिकार है, एक अच्छा चेहरा है, इस तरह का नाम भी क्यों नहीं चल चल सकता है। सकता है? बिल्कुल चल सकता है, अरविंद केजरीवाल का भी चल सकता है, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी ने पहले से ही अपना खुद ही दावा पेश कर दिया है कि वो उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, तो अरविंद मेरे ख्याल से ममता दीदी की जगह लेने के लिए की कोशिश नहीं करेंगे। और उन्होंने तो सपोर्ट समर्थन भी किया है कि ममता दीदी अगर लेना चाहती है नेतृत्व तो वो लें। अखिलेश ने भी समर्थन कर दिया था ममता बनर्जी का। इस बीच में अयोध्या हम्म, की मिल्कीपुर विधानसभा बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म, अयोध्या जो हारे हैं वो बीजेपी को दर्द बहुत सताता है और हम्म, अयोध्या के हारने की मजाक पूरी दुनिया में उड़ाई गई। मैं कश्मीर गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी फायर ब्रांड स्पोक्स हम्म, पर्सन है हयात सारा, तो वो भी हम्म, मतलब अयोध्या का जिक्र जरूर कर रही थी कि आपकी हम्म, अयोध्या ने तो बड़ा संदेश दे दिया पूरी दुनिया को। हम्म, हम्म, अयोध्या की मिल्कीपुर जब बाकी उपचुनाव हो रहे थे, हम्म, मिल्कीपुर में नहीं कराया गया, मिल्कीपुर रोक लिया गया, क्योंकि हम्म, डर था कि अगर अयोध्या की मिल्कीपुर भी हार गए, तो बड़ा खराब संदेश चला जाएगा, लोकसभा हारे और उपचुनाव भी हारे। और हम्म, मिल्कीपुर जीतने के लिए पूरी सरकार ने ताकत लगा रखी। कुछ दिन पहले मैंने अखबार के फुल पेज के ऐड देखे कि 1000 करोड़ की परियोजना है। 1000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत मिल्कीपुर से। आप हम्म, सोचिए एक उपचुनाव जीतने के लिए 1000 करोड़ की परियोजनाएं, और बड़ा सही टाइम चुना उन्होंने मिल्कीपुर के उपचुनाव की घोषणा करा के। उनको लग रहा है कि कुंभ मेला शुरू हो गया, अब दिन रात उसका प्रचार कराया जाएगा, माहौल वो पूजा पाठ वाला बनाया जाएगा, तो मिल्की वाला अयोध्या वाला मामला कुंभ के चक्कर में थोड़ा और बूस्ट अप हो जाएगा, हमको चुनाव जीतने का मौका मिल जाएगा। क्या लगता है आपको, अगर मिल्कीपुर भी हार गई बीजेपी तो हम्म। उससे क्या संदेश होंगे? कटी हुई नाक और ज्यादा कट जाएगी। पहले से ही जो नाक कटी हुई है बीजेपी की अयोध्या हारने से, वो और ज्यादा कट जाएगी। आपको क्या लगता है? आप तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत गहरी बहुत पकड़ है मुश्किल आपकी। है। अगर देखिए उपचुनाव में जैसी बाकी जगह लाठियां चली, वोटर लिस्ट में वोट काट दिए गए, वोट डालने निकलने नहीं दिया, तो अलग बात है। वरना अगर ईमानदारी के निष्पक्ष चुनाव हो जाए मिल्कीपुर में, तो भारतीय जनता पार्टी की हार 100% तय है। तो हम्म, अब बीजेपी को यही सता रहा है डर कि अगर मिल्कीपुर हार गए, क्योंकि अवधेश प्रसाद जो अयोध्या उन्होंने लोकसभा जीती है, उसका नतीजा बहुत अलग है। उसके बाद जिस तरह अयोध्या के लोगों को अपमानित किया गया, मतलब आप पूछिए कि सोशल मीडिया में अयोध्या को गाली दी गई कि तुम लोग कैसे हो, तुम लोगों ने नहीं, ये कर अयोध्या के दिया। नक्शे में आग लगाई, मैंने खुद वो देखा है वो वाला कि हाँ, एक व्यक्ति आता नक्शे है में आग लगाई बहुत हो जोर रही। जोर से, मतलब फिल्मी स्टाइल में चिल्लाता हुआ, हाथ में मशाल लिए हुए, और वो जमीन पर अयोध्या का नक्शा बना हुआ है और उसके अंदर आग लगा देता है उस नक्शे में। हाँ, हाँ, हाँ। मैंने आप खुद देखा देखिए, है वो। आपको याद है, आपने कहीं सुना कि प्रधानमंत्री जी ने फिर जय श्री राम और राम मंदिर का नाम लिया हो लोकसभा में हारने के बाद? भूल गए वो, जय जगन्नाथ तो किया उन्होंने कि उड़ीसा ने हम्म, हमको सब्सिडी दी थी, उन्होंने कहा भगवान भी शिफ्ट कर लो, रामचंद्र जी हम्म। काम नहीं आ रहे, चलो जगन्नाथ की तरफ चलो। लेकिन भगवान क्या तो शिफ्ट कर लिया। भगवान भी शिफ्ट कर भगवान लेते, बदल लिया उन्होंने। भगवान भगवान बदल लिया। बदल तो लिया। राम, आजकल रामचंद्र जी काम नहीं आ रहे, जगन्नाथ जी काम आएंगे, उड़ीसा में उन्होंने बहुत जिता दिया। हम्म, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में जो गोलबंदी हो रही है, योगी आदित्यनाथ भागे भागे गए, कल मिल्कीपुर को लेकर चर्चा हुई, पूरी हम्म, बीजेपी ताकत झोंक रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने उपचुनाव में देखा था, जब वहां पे बहुत प्रतिष्ठा वाली जगह पे बीजेपी को बड़ी करारी शिकस्त भी मिली है। तो लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है, या उनकी राह में हम्म। कांटे बिछ सकते हैं? देखिए, अब मिल्कीपुर को जीतना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। अब वो उन्होंने सारे दूसरे उपचुनाव हुए थे, उनसे अलग से काट के रख छोड़ा है, ताकि सरकार का पूरा फोकस और ताकत वहां पे बिल्कुल बटे नहीं, मतलब जिसे कहते हैं अविभाजित, अनडिवाइडेड अटेंशन, बिल्कुल एकदम एक तरफ अविभाजित नजर रहे, उसके ऊपर पूरा नियंत्रण में रहे। तो सरकार तो पूरी तरीके से उसको चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, और अपने विरोधी मतों को किस तरह से मतदान केंद्र तक ना पहुंचने दिया जाए, ये वोटर लिस्टों से उनके नाम काट दिए जाएं, या कुछ और नाटक किया जाए, ये सारा कुछ वहां पे होगा। आज इस भाजपा जिस स्थिति में है, वो मिल्कीपुर किसी को जीतने नहीं देगी। भले ही हाँ, कितना भी उनकी आरोप लगे, कुछ भी होता रहे, लेकिन वो मिल्कीपुर जीतते रहेंगे। उनका कहना है जीत जाए एक बार, बाद में जो आरोप लगता रहेगा उसको देखेंगे। ये बात तो ठीक है, क्योंकि बीजेपी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, योगी आदित्यनाथ के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जी। जिस तरह से दिल्ली में और योगी आदित्यनाथ के बीच में 36 का आंकड़ा, इधर आशीष हम्म, पटेल, राजभर, संजय निषाद, ये जो पिछड़ी जाति के नेता हैं, जिस तरह की हम्म, गोलबंदी कर रहे हैं, उन्होंने हम्म, सीधा सीधा आशीष पटेल मिनिस्टर हैं,
उन्हें सीधा-सीधा डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन है शिशिर सिंह, बड़े योगी जी के करीबी हैं, उन पे और सूचना सलाहकार मृत्युंजय सिंह, दोनों ठाकुर हैं शायद, और दोनों पे उन्होंने आरोप भी लगा दिया कि ये लोग साजिश कर रहे थे। आपको जो योगी सरकार का मिनिस्टर योगी के सबसे करीबी आरोप आरोप लगा रहा है। एसटीएफ पे आरोप लगा रहा है कि एसटीएफ गोली मारती है पैर में। तो ये सब चीज़ें बड़ी खतरनाक टाइप की है ना कि जो योगी की इसमें घेराबंदी। दिलचस्प विश्लेषण है, मैं चाहता हूँ कि वो मैं उसको साझा करूँ 4 पीएम के दर्शकों के साथ। देखिए, आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में योगी जी की सरकार पर आरोप लगा था कि ये ब्राह्मण विरोधी सरकार है। हुँ। और ब्राह्मणों में जो नाराजगी है, उस नाराजगी को काफी चर्चा उसकी हुई थी। और जहां का मैं रहने वाला हूं, इटावा का, वहां तो बहुत ज्यादा ब्राह्मण वहां के नाराज थे। तो वहां पर तमाम कोशिशों के बावजूद वहां केवल 3000 या वोटों से ही वहां की जो राजपूत उम्मीदवार थी सरिता भदौरिया, वो जीत पाई वहां पर इटावा। और अगर ब्राह्मण भी अंततः वोट नहीं देते तो शायद वो भी नहीं वहां भी नहीं जीतती। बहरहाल, अब इस वक्त योगी जी के ऊपर जो हमला है वो ब्राह्मण विरोधी होने का हमला नहीं है। वो तो हवा में बात है ही कि भाई ये सरकार ब्राह्मण समर्थक सरकार नहीं है, या ब्राह्मणों को तरजीह नहीं देती, ठाकुरों को ज्यादा तरजीह देती है। अब उनके ऊपर इल्जाम ये लग रहा है कि ये ओबीसी विरोधी सरकार है। जैसा कि आपने बताया, ये भी कौन कौन से ओबीसी नेता जो हैं वो उनके खिलाफ एकताबद्ध हो रहे हैं, और कौन से ओबीसी नेताओं को जो आला कमान में बैठे हुए उनके जो आका हैं वो हवा दे रहे हैं। तो इस वक्त ब्राह्मण विरोधी होने के बाद में अब योगी जी के ऊपर बिल्ला चस्पा किया जा रहा है पिछड़ा विरोधी होने का। और ये बात लोकसभा चुनाव में जो पराजय हुई है बीजेपी की, उसमें जो जांच पड़ताल, तथाकथित जांच पड़ताल हुई थी, तभी से ये रणनीति उनके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है। ठीक बात है, और ये मेरे ख्याल से और आगे बढ़ती रहेगी, कम होगी नहीं, क्योंकि राजनीति 2 साल बचे हैं चुनाव के मोटा-मोटा, तो 2 ढाई साल में ये राजनीति योगी पक्ष में, योगी के विपक्ष में तेज होती रहेगी। तो बहुत बिल्कुल। शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू। ये थे अभय दवे जी, और मुझको यकीन है ये सारे सवाल जवाब आपको ठीक लगे होंगे। मैं आपकी राय का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। शुक्रिया, थैंक यू।